दोस्तों स्वागत है आप सबों का आज के प्रैक्टिस सेशन में। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेशन 5वां है। इससे पहले आपको 4 प्रैक्टिस सेशन दे चुके हैं और जो भी पहली बार आज के सेशन को देख रहे हैं वो जाके डिस्क्रिप्शन में सारे प्रैक्टिस सेशन का लिंक दिया हुआ है, आप जाके सारे सेशन को देख लेंगे, क्योंकि जितने भी सेशन आपको कराए जा रहे हैं वो आपके आने वाले स्टेट एग्जाम में बहुत ही उपयोगी होगा। दोस्तों चलिए आज हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और दोस्तों पिछले सेशन के भांति ही आप पहले इस क्वेश्चन को पॉज करेंगे वीडियो को, उसके बाद क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे, अपना उत्तर लगाएंगे, उसके बाद आप उत्तर मारेंगे। कोई चीटिंग नहीं दोस्तों, चीटिंग क्यों करना, चीटिंग करेंगे तो आप खुद को ही चीट करेंगे। आप अच्छे से आंसर लगाइए, आपका आज का एक एक उत्तर आपको जो है सीटेट की ओर बढ़ाएगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन कहता है कक्षा 3 का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है लेकिन 4008 और 2 लिखता है। यह शिक्षक के लिए किस और संकेत करता है। यानी कि बच्चा जो है 482 को पढ़ ले रहा है लेकिन जब लिखने की बात आ रही है दोस्तों आप देख रहे हैं कैसे लिखा हुआ है 4008 और 2। तो यहां कहता है कि ऑप्शन नंबर 1 जो है कहता है बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप से भ्रमित है। दोस्तों इसमें जो आपको क्वेश्चन में दिया है 482 और 4082, इसमें 482 तो ठीक है रूप, लेकिन 4082 जो है क्योंकि ये किसी भी रूप से ना ही विस्तारित रूप है और ना ही लघु रूप है, क्योंकि ये गलत अवधारणा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए तो होगा ही नहीं। दोस्तों देखिए क्या कहता है कि शिक्षक को स्थानीय मान विषय तब ही पढ़ाना चाहिए जब बच्चे संख्याओं को भली भांति लिखना सीख जाएं। दोस्तों ये बताइए कि संख्या को कोई बच्चा कैसे लिखना सीख जाएगा जब तक स्थानीय मान नहीं लिखाएंगे। देखिए अगर कोई बच्चा अगर 32 भी दोस्तों लिखता है तो 32 में देखिए क्या इकाई और दहाई का स्थानीय मान आपको दिख रहा होगा, तो बिना स्थानीय मान जाने आप उसको संख्या को लिखने अच्छे से सिखा ही नहीं सकते हैं। ऑप्शन 2 भी आपका उत्तर कट जाएगा। तीसरा कहता है दोस्तों कि बच्चा कक्षा में एकाग्र नहीं है और ध्यान से नहीं सुनता है। भाई देखिए इसमें आप लोग कंफ्यूजन में आ सकते हैं कि भाई अगर एकाग्र नहीं होता तो वो 482 को पढ़ ही नहीं पाता। इसका मतलब कि 482 को पढ़ना जानता है, भले वो लिखना नहीं जान रहा है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या कहता है बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया है। यही आपका सही उत्तर होगा कि वह जो है बच्चा ध्यान से सुनता है, एकाग्र होकर सुनता है, तभी तो वो 482 जब आप पढ़े होंगे कक्षा में एज ए शिक्षक तो वो आपकी बात को अच्छे से कैच कर लेता है और वो अच्छे दोस्तों आपको बोल के सुना दे रहा है, लेकिन वो लिखने में सक्षम नहीं है। आप गौर कीजिएगा आपके घर में कोई अगर बच्चा होगा तो वो कई संख्याओं को बोल पाता होगा, जैसे कि 20 बोल पाता होगा, 21, 22 ये काउंटिंग जानता होगा, लेकिन जब उसको आप लिखने सिखाते हैं तो वो लिख नहीं पाता है। इसका मतलब कि उसको स्थानीय मान की समझ अभी नहीं हुई है। तो इसमें जिसका भी उत्तर नंबर 4 है वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आप देखिए आपके सामने एक बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है। आप इस क्वेश्चन को एकदम पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे ध्यान के साथ आप पढ़ेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद आप इसका उत्तर करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन कहता है कक्षा 3 में 2 अंकीय संख्याओं के व्यकलन को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित चरणों का अनुगमन करता है। अनुगमन माने उसको फॉलो करता है। चरण नंबर 1 स्थानीय मान व्यवस्था की समझ के साथ 2 अंकीय संख्याओं की पुनरावृत्ति करना। चरण 2 यह प्रदर्शित करने के लिए कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाया जा सकता है, टैली चिन्हों का प्रयोग करना। दोस्तों टैली चिन्ह आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। अगला देखिए क्या कहता है चरण 3 स्थानीय मान के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं के व्यकलन का अनुप्रयोग करना। इस स्थिति में शिक्षक डैश के पाठ का विकास कर रहा है। यानी इतने चरण को फॉलो करने के बाद शिक्षक बच्चे को क्या चीज सिखाने का प्रयास कर रहा है, आपको वो प्रोसेस बताना है कि सबसे पहले वो शिक्षक क्या कर रहे हैं, चरण 1 में क्या कर रहा है, चरण 2 में क्या कर रहा है, चरण 3 में क्या कर रहा है। देखिए आपके ऑप्शन आपके सामने है, आप इसका उत्तर पहले लगा लीजिए, फिर आपको समझाते हैं कि कौन सा उत्तर इसका सही होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। ठीक है, तो उत्तर आप लगा लिए होंगे। आइए देखते हैं इसका आंसर। दोस्तों इसमें कहता है जो ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों आपको दिया है कि व्यवस्था संकल्पना परिक्रम प्रक्रिया और अंतिम दोस्तों क्या है संक्रिया। देखिए पहला जो चरण दिया था क्या कहता है स्थानीय मान व्यवस्था की समझ के साथ 2 अंकीय संख्याओं को पुनरावृत्ति करना। देखिए पुनरावृत्ति दोस्तों करना ये सब क्या है, एक तरह से ये व्यवस्था संरचना है। 2 अंकों की संख्या को सिखाना ये स्ट्रक्चरल बेस है कि बाबू देखो 2 अंकों की संख्या आप ऐसे लिखेगो, पहले इकाई फिर दहाई लिखोगे, तो ये स्थानीय मान के हिसाब से क्या करना है, संरचना को सेट करना है। यानी ये व्यवस्था प्रक्रिया सिखा रहे हैं पहला आप।
देखिए नेक्स्ट क्या दोस्तों होगा, परिकलन प्रक्रिया, क्योंकि दूसरे चरण में क्या बोला गया है कि हम किस प्रकार संख्या को घटाते हैं। पहले बड़ी संख्या लिखते हैं, उसमें छोटी संख्या घटती है, जो समान स्थिति होती है। ये नहीं कि छोटी संख्या में बड़ी घटाएंगे तो उसका उत्तर नेगेटिव में आएगा, तो उसकी समझ तो बच्चों को आगे चल करके होगा कि नेगेटिव मान कैसे आता है। तो ये आपका चरण 2 में जो दिया हुआ परिकलन प्रक्रिया के अंदर में आएगा, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 देखिए नेक्स्ट का दिया है परिकलन प्रक्रिया। सबसे अंत दोस्तों क्या है, संक्रिया, यानी जो है स्थानीय मान को समझने के बाद, घटाने के सीखने के बाद वो पूरी तरह से उस संक्रिया को यानी उस प्रोसेस को सीख जाएगा, फिर वो बच्चा प्रयोग करना सीख जाएगा। तो इसका आपका उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सही है। आप 2 के साथ अगर गए हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल बहुत ही लंबा चौड़ा है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को बहुत धैर्यपूर्वक ढंग से पढ़ेंगे, उसके बाद आप जो है इसका उत्तर लगाने का प्रयास करेंगे। बहुत ही आसान सा सवाल है। आप देख रहे हैं कि ये कक्षा आई थिंक 3-4 के क्लास का बच्चा का क्वेश्चन दिया गया है। आप अच्छे से पढ़िए और फिर उत्तर लगाइए, ठीक है। हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों कहता है, हामिदा अपने विद्यार्थियों की गणितीय योग्यताओं को समृद्ध करने के लिए, समृद्ध दोस्तों क्या होगा कि बढ़ाने के लिए, करने के लिए उन्हें सदा संख्या प्रतिरूपों यानी संख्या का जो पैटर्न है का अवलोकन करने और परिकल्पना बनाने देती है। वह बोर्ड पर निम्नलिखित समस्याएं लिखती है और विद्यार्थियों से कहती है कि वो इसका उत्तर दें। देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 21 को 7 से भाग करना है, फिर 2.1 को 0.7 से भाग करना है। ऐसे करके आपको 4 संख्याएं, 4 जो है क्वेश्चन दिख रहे होंगे। इसका मान दोस्तों अगर आप इसका मान निकालेंगे, आप देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर हम 21 को 7 से भाग करेंगे तो भी 3 आएगा। 2.1 को अगर यदि हम 0.7 से भाग करेंगे तो भी 3 आएगा। यानी कि इसमें जितने भी संख्याएं दी हुई है अगर सबको सॉल्व करेगा बच्चा तो सबका उत्तर दोस्तों निष्कर्ष बिल्कुल सेम आएगा। सबका उत्तर कितना दोस्तों आएगा, 3। आप करके देख सकते हैं। तो कहता है कि वह प्रश्नों के सेट के माध्यम से वह चाहती है कि विद्यार्थी यह अवलोकन कर सके कि, यानी इसमें जो शिक्षिका हामिदा है वह इन सवालों को देने के बाद वह प्रयास करती है कि बच्चा को क्या सिखाया जाए। तो यहाँ पहला दिया दोस्तों कि यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से बढ़ाए या घटाए जाते हैं तो भागफल समान रहता है। यही आपका उत्तर होगा। देखिए क्या किया गया कि 21 और 7 को भाग करने पे 3 आया। तो देखिए अगला क्या किया दोस्तों, देखिए इसको 7 से भाग करके, इसको भी 10 से भाग करके, इसको भी 10 से भाग किया गया। तो देखिए 0.1 अंक खिसक गया है। अगले क्वेश्चन में देख रहे हैं कि पॉइंट जो है 2 अंक खिसक जा रहा है, यानी 10 का घात को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन सब में देखिए उत्तर समान आ रहा है। तो कह रहा है कि भाजक और भाज्य दोनों के घात अगर 10 के हिसाब से बढ़ाया जाए तो आप उसका उत्तर बिल्कुल हमेशा समान पाएंगे। तो इसका उत्तर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही उत्तर है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। जिनको समझ में आ रहा है वो लाइक मारें और इसको शेयर करें जितना अधिक से अधिक हो सके, ताकि आपके जो भी दोस्त सीटेट को इस बार देने वाले हैं उस तक इसका भी इंफॉर्मेशन पहुंचे, वो भी इसका लाभ ले। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब देखिए आपके सामने एक सवाल लिखा गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है। और यह सवाल आप देख रहे हैं कि यह मुक्त अंत वाला प्रश्न से सवाल है। आप देख रहे हैं कि मुक्त अंत वाला सवाल शुरू से सीटेट अब तक 21 तक फॉलो कर रही है। तो आप इस सवाल को ध्यान से देखेंगे। पिछले सेशन में भी हमने जो सेशन 4 लिया था कल आप लोग का, तो उसमें भी आपको हम मुक्त अंत वाला सवाल एक दिए थे और आप लोग बहुत अच्छा प्रयास किए थे। इस क्वेश्चन को भी प्रयास कीजिए। तो ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है। दोस्तों जो भी आप में से नए विद्यार्थी हैं जो कभी मुक्त अंत वाला प्रश्न नहीं पढ़े हुए हैं, आप बस इतना समझें कि मुक्त अंत वाला सवाल वो होता है जिसके एक सवाल के कई उत्तर हो सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि भाई बताइए 24 को किन 2 अंकों के गुना करने से मिल सकता है, तो आप क्या बोलेंगे, 8 गुने 3, 6 गुने 4, 12 गुने 2 या 24 गुने खुद 1 से गुना करने 24 हमको मिल सकता है। ऐसे कई सवाल हैं जिसको कि आप आराम से समझ सकते हैं कि ये मुक्त अंत वाला सवाल है। जैसे आपको कहा जाए कि किन 2 अंकों को जोड़ा जाए कि हमको 5 मिलेगा, तो आप बोलेंगे 4 और 1, 2 और 3 और 4 और 0 को जोड़ने से भी हमको 5 मिलेगा। तो एक उत्तर से ज्यादा अगर किसी प्रश्न का आ रहा दोस्तों तो उसे बोलते हैं मुक्त अंत वाला प्रश्न। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको ओपन एंडेड क्वेश्चन। देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, 2/7 से 7 ज्यादा बना है या फिर क्या है, सॉरी बना नहीं है, क्या है। तो अगला क्या बोला है, 25, 71, 19, 9, 8, 17, 85 संख्याएं आरोही क्रम में लिखिए। देखिए आरोही क्रम क्या होता है दोस्तों, छोटे से बड़ी की ओर बढ़ना, यानी बढ़ते क्रम में एसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। तो एसेंडिंग ऑर्डर में जब आप लगाइएगा क्वेश्चंस को इसको, तो आपको एक ही क्रम मिलेगा कि पहले 8 होगा, फिर 9 होगा, फिर 17 होगा, फिर 25 होगा, फिर 71, फिर 85। इसके अलावा आरोही क्रम कुछ और नहीं होने वाला है। यह भी आपका उत्तर नहीं होगा। ठीक है,
देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कौन सा बड़ा है, 1/3 या 7/5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें आपको कोई एक ही बड़ा मिलेगा। 1/3 का मान दोस्तों कितना आएगा, 0.33 समथिंग आ जाएगा। और 7/5 को जब भाग करेंगे तो आप कितना दोस्तों आएगा, 1 पॉइंट आपका आ जाएगा 3 समथिंग, इस तरह से आएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें से कोई एक ही बड़ा मान आने वाला, दोनों बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये भी आपका मुक्त अंक का सवाल नहीं बचा। तो आप बताइए कि ऑप्शन नंबर 4 ही बचा है, तो आपका उत्तर तो ऑप्शन नंबर 4 तक पहुंच गए। तो देखिए आपको हम ये भी सिखा रहे हैं कि अगर कभी आप सवाल में फंसने लगे ऑप्शन में, तो आप ये करिए कि जो आपका उत्तर नहीं होगा, क्यों आना, आप उसको काट दें। आप उस ऑप्शन के कारण को ढूंढ करके उस ऑप्शन को ही छांट दीजिए कि आपका उत्तर नहीं होगा, तो क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक उस उत्तर तक पहुंचा देगी जो उस प्रश्न का जो है सही उत्तर होना चाहिए। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या दिया है, 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्याएं लिखो। 2.7 से 4 कोई बड़ी संख्या, हम 2.8 कर सकते हैं, 2.9 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 3.5, ऐसे अनंत तक हम जा सकते हैं। तो 2.7 के लिए कई उत्तर आने वाले हैं, तो इससे बड़ी कई जब उत्तर आ गई तो इसका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, मुक्त अंत वाला प्रश्न यही है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आप लोग का सही हो रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर सेशन में आपका स्तर को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और सही ढंग से उत्तर करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इसमें शब्दों का खेल खेला गया है। आप इसमें शब्दों में फंसेंगे नहीं और एकदम धैर्यपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अकबका के उत्तर नहीं करना है, क्योंकि ये हड़बड़ाहट अभी अगर आप ठीक नहीं करेंगे तो एग्जाम में आपको ये हड़बड़ाहट आपको डैमेज कर सकती है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है, वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 होता है। ये अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। तो कह रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशि डैश चरण पर हैं। दोस्तों अभी आप लोगों में से कई लोग पियाजे का सिद्धांत हमसे नहीं पढ़े होंगे, तो आप एक बार आप प्रयास कर लीजिए, बहुत जल्द आपको हम पियाजे का सिद्धांत समझा देंगे। और उसके बाद इसमें आपको वेन हिले पढ़ाए चुके हैं, तो वेन हिले का समझ के हिसाब से भी आप इसमें कुछ दिमाग लगा सकते कि कैसे होगा। देखिए क्या कहता है कि त्रिभुजों के भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, यानी कि देख करके वो वर्गीकृत कर सकता है। दोस्तों इसमें होना चाहिए कि वह मूर्त रूप में देख रहा है कि भाई कौन सा त्रिभुज अधिक कोण है, कौन त्रिभुज जो है समकोण है, कौन त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज है। तो वो त्रिभुज के आकृतियों को देख के समझ में आ जाता है कि भाई किसको कहां कहां बांटना है, माने क्लासिफिकेशन कर पा रहा है, वर्गीकरण कर पा रहा है। इसका मतलब वो है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। आपका ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका उत्तर यही होने वाला है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला जो सवाल दिया हुआ वो दिया हुआ आपको गणित की प्रकृति से। आप देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है। क्वेश्चन लिखा गया कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं बताइए, कि क्या उसकी विशिष्टताएं हैं, उसमें क्या क्या गुण हैं, क्या गुण होनी चाहिए। ऑप्शन ए कहता है कि उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हों। बी कहता है कि स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। सी कहता है केवल हल किए गए अभ्यास की ही शामिल किए गए हैं। डी कहता है उन्हें मोटी व भारी होनी चाहिए। अब देखिए अगर इसमें जैसे आपको कूट दिया गया कि ए में दिया गया बी और डी, 2 में ए और बी, 3 में सी और डी और 4 में ए और सी। देखिए अगर इस सवाल में कूट दोस्तों नहीं होता तो इसका सही उत्तर होना चाहिए था बी नंबर। अगर कूट नहीं होता तब स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है, यानी सिचुएशन बेस्ड हिसाब से क्वेश्चन देना चाहिए, स्तर के हिसाब से क्वेश्चन देना चाहिए। लेकिन इसमें कूट दिया गया है तो हम खोजेंगे कि बी कहां पर दोस्तों है। तो बी है आपका ए नंबर में और 2 नंबर में। लेकिन एक में कहता है कि बी और डी, तो डी देखिए क्या कहता है, उन्हें मोटी व भारी होना आवश्यक है। ये कदापि नहीं कहता दोस्तों एनसीएफ। अगर एनसीएफ के हिसाब से सोचें तो एनसीएफ कहना है कि बहुत मोटी किताब नहीं बनानी है बच्चों के लिए और बहुत भारी नहीं करना था, कि बच्चा जो है मतलब क्या कहते हैं साइकोलॉजिकली वो ने सोचे कि ये बहुत ही टफ विषय बन जाएगा। आप कभी गौर कीजिए, कोई बहुत सारा मोटी किताब है तो आप देख के डर जाते हैं, भाई इतना मोटा किताब है। वही अगर उसी किताब को कई भागों में बांट दिया जाए तो आप आसानी से उस किताब को सहज पूर्वक से पढ़ सकते हैं। तो सहजता बनाने के लिए डी गलत हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा उत्तर 2 होना चाहिए, ए और बी। देखिए बी कहता है, आप जान रहे हैं कि बी उत्तर आपको बता चुके हैं।
ए कहता है कि उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास होने चाहिए। यानी कि जब संकल्पना आप सिखा देंगे, जब बच्चा समझ जाएगा तो उसको एक बहुत सारा अभ्यास आप दे सकते ताकि उसका वो संकल्पना दिमाग में अच्छी तरह से सेट हो जाए, एकदम इस जो है क्या कहते हैं उसको स्पष्ट कर सके और वो अस्थायी हो जाए। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ए और बी, ये दोनों बिल्कुल सही उत्तर हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखिए अगला सवाल भी आपका मुक्त अंत वाला सवाल दिया हुआ है, लेकिन बहुत ही अच्छे पैटर्न में। आप इस सवाल को इतना हल्का नहीं लेंगे, आप आराम से पढ़ेंगे, एक एक बिंदु को ध्यान से पढ़ेंगे कि आपको ऑप्शन कैसा दिया गया। इसमें आप ऑप्शन में जो 2 और आपका ऑप्शन 3 है, इसमें आप कहीं कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। कहता है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, और 5 और 3 को क्वेश्चन मार्क कर दिया गया है। कहता है इस सीमित उत्तर प्रश्न को, यानी बंद प्रश्न जो है, सीमित में दोस्तों क्या हो गया, बंद अंत वाला प्रश्न को ही हम सीमित उत्तर प्रश्न कहते हैं, का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न क्या होगा, यानी इसको आप मुक्त अंत प्रश्न में कैसे बदलेंगे वो पूछा जा रहा है। तो ए नंबर कहता है कि 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों 5 और 3 का योग ज्ञात करेंगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा बताइए, हमेशा से आपको 8 मिलने वाला है, इसके अलावा तो कुछ और मिलेगा नहीं। लेकिन यहां जो प्रश्न दिया है 5 और 3 8 जो आ रहा है, उस 8 को क्या करें दोस्तों, आपको बनाना है मुक्त अंत वाला प्रश्न। 2 कहता है कि 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8 प्राप्त हो, यह भी बंद अंत वाला है, सीमित प्रश्न उत्तर है ये। कैसे कि 5 में 3 जोड़ेंगे तभी 8 आने वाला है, कोई और उपाय तो है नहीं। अब तीसरा कहता है कि कोई ऐसी 2 संख्याएं बताइए जिनका योग 8 होगा। ये बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि कोई भी 2 संख्याएं जोड़ना है तो 6 2 को भी जोड़ सकते हैं हम, 4 4 जोड़ सकते हैं, 1 और 7 जोड़ सकते हैं, 8 और 0 जोड़ सकते हैं, 5 और 3 जोड़ सकते हैं, ऐसे कई उत्तर इसके हो सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही है। अगर आप 3 लगाए हैं तो आपका उत्तर बिल्कुल सही जा रहा है। 4 कहता है 5 और 3 का योग क्या होगा, ये तो प्रश्न में ही दिया हुआ है और प्रश्न ही बोल रहा है कि यह प्रश्न कैसा है, सीमित उत्तर प्रश्न है, यानी ये तो ऑप्शन नंबर 4 ऐसे ही कट जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि मुक्त अंत का सवाल कितने तरह से आपसे पूछा जा सकता है। कल भी एक क्वेश्चन देखे थे अलग वैरायटी का, आज 2 क्वेश्चन देखे अलग वैरायटी का। तो आप सवालों पर भी ध्यान देंगे अच्छे से कि कौन कौन सवाल कैसे कैसे बन रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है, आप कुछ क्वेश्चन अच्छे से ढंग से पढ़ लीजिए, पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, पढ़ लीजिए बढ़िया से। दोस्तों कहता है कक्षा 4 के किसी छात्र को निम्नलिखित शब्द समस्या दी गई। मुंबई में 336 बस स्टैंड हैं, दिल्ली में मुंबई से 127 बस स्टॉप अधिक है, तो दिल्ली में कुल कितने बस स्टॉप हैं। छात्र ने उपरोक्त समस्या का उत्तर इस प्रकार लिखा। देखिए आपके सामने लिखा हुआ कि डायग्राम बना करके मुंबई का दिया गया है, दिल्ली को दिया गया है। तो दिल्ली में वो बच्चा लिखता है कि दिल्ली में कुल बस स्टॉप जो है वो 336 प्लस 127 बराबर 463 बस स्टॉप हैं। तो शिक्षक इस छात्र के प्रदर्शन के विषय में क्या रिपोर्ट देगा। यानी अगर आप एक शिक्षक हैं तो इस सवाल को सॉल्व करने के बाद उस बच्चे के लिए आप क्या रिपोर्ट देंगे। आप चारों ऑप्शन को पहले बढ़िया से पढ़ लीजिए। देखिए पहला ऑप्शन कहता है कि छात्र सही उत्तर ज्ञात कर सकता है परंतु उसकी अभिव्यक्ति निष्कृष्ट है। ठीक है, अगला क्या कहता है छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है और उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है। देखिए पहला क्वेश्चन में जो बोल रहा है कि छात्र सही उत्तर ज्ञात कर सकता है परंतु उसकी अभिव्यक्ति निष्कृष्ट है। देखिए अगर अभिव्यक्ति निष्कृष्ट होता है तो वो सवाल को इतने अच्छे से डायग्राम के हिसाब से बता नहीं पाता, समझा नहीं पाता। समझा करके इतने अच्छे से उत्तर दे पाना, यानी वो अभिव्यक्ति कर पा रहा है, समझा पा रहा है, उसका जो है व्याख्यान कर पा रहा है। तो इसका उत्तर दोस्तों होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसमें क्या है उसको किसी हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, ना ही समझने में और ना ही विश्लेषण करने में और ना ही उसको सॉल्व करने में। बाकी ऑप्शन देख सकते हैं कि 3 नंबर क्या दिया, छात्र ने सही क्रिया विधि नहीं अपनाई, तो उल्टा दिया है, गलत हो जाएगा। छात्र सभी आवश्यक चरणों को लिखने की योग्यता नहीं रखता, बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि जितनी भी योग्यताएं चाहिए इस सवाल में, चाहे वो डायग्राम बना के दिखाने या फिर हल करने का है, सारी योग्यताएं उसकी विकसित हो चुकी है। तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है किसी छात्र को नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया। देखिए संख्याएं दी हुई है 306, 408, 4008, 4010। तो उसने इन्हें इस प्रकार पढ़ा। पहला क्या पढ़ा, 30-6, ध्यान दीजिएगा 30-6 पढ़ा, फिर 40 और 8 पढ़ा, 408 पढ़ा, 40-10 पढ़ने से
फिर क्या पढ़ा दोस्तों, 40 और 10 पढ़ा। तो इस प्रकार पढ़ने से त्रुटि का कारण क्या है? पहला कहता है छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती और कक्षा उबाऊ लगती है। ऐसा बात नहीं है। उबाऊ लगना, देखिए मैथ जो है वैसे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए भी है क्योंकि इसमें आपका सारी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग है, आपकी एकाग्रता बहुत ही उच्च स्तर की होनी चाहिए। तो ये थोड़ा कठिन तो है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि हमारे ये जीवन से जुड़ा हुआ है। तो ये उबाऊ नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है कि जो है विद्यार्थी को शिक्षक अच्छे से समझा नहीं पाए तो वो अलग बात है, लेकिन उबाऊ ये नहीं हो सकता। देखिए अगला क्या कहता है, छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना तो समझ ली है परंतु उसका उपयोग नहीं जानता। देखिए इसमें दोस्तों क्या कर रहा है कि वह स्थानीय मान को जानता है लेकिन उसका उपयोग नहीं जानता। 3 क्या बोल रहा है, छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। ये तो बिल्कुल गलत बात है भाई। कोई भी छात्र उपयुक्त है कि नहीं ये आप कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि सारे बच्चों का जो मस्तिष्क का जो शक्ति है दिमाग की वो लगभग समान होती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में जो बच्चा असक्षम होता है सुनने में बोलने में, उसको छोड़ करके सारे बच्चे समान होते हैं। तो ये पॉइंट मैथ के हिसाब से कहीं पर भी नहीं होगा, हर जगह ये पॉइंट कटेगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका उत्तर हो ही नहीं सकता है। चौथा बोलता है कि छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और उसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। ये बिल्कुल सही बात है। जो चौथा बोल रहा है कि स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझ पाता है लेकिन बच्चा जो है 2 अंकों को आराम से पढ़ लेता है। आप गौर कीजिएगा कि जब आपको हम गणितीय क्या बोलते हैं, गणितीय अध्ययन की जब आपको अवस्थाएं पढ़ाए थे तो उसमें समझाए थे कि जब प्रारंभिक स्थान में जब बच्चा रहता है प्रारंभिक स्थिति में तो बच्चा छोटे बड़े का ज्ञान सीखता है, उसके बाद वो गिनती सीखता है। और गिनती में भी कौन बच्चा 2 अंकों की गिनती बड़ी आसानी से सीख जाता है, लेकिन 2 अंकों के बाद की जो गिनती होता है उसको सीखने में उसको कठिनाई होती है। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चा 2 अंकों को आसानी से बोल पाता है और वो आराम से देखिए बोल पा रहा है, भले वो 3 अंकों 4 अंकों के अच्छे समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ देखिए सभी कितने, या तो 3 अंकों के या फिर 4 अंकों के हैं। तो आपका उत्तर नंबर जो 4 है वो सॉरी ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका उत्तर बिल्कुल सही जा रहा है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों फिर से हम लोग का जिस क्वेश्चन का इंतजार था वो क्वेश्चन आपके सामने है, एनसीएफ 2005, और ये आपका आज का 10वां क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से बनाएंगे कि ये सवाल थोड़ा सा एनसीएफ में हम थोड़ा सा डीप जगह क्वेश्चन उठाए हुए हैं। आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए। दोस्तों कहता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति, यानी गणित का जो एक जो बड़ा और जो लंबा जो स्ट्रक्चर है वह क्या संकेत करती है। नंबर 1 चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, नंबर 2 गणित के खेलों का सृजन करना, हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना, और चौथा बोलता है एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। देखिए चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, ये तो गणित में अगर यदि कोई छोटा सवाल भी है अगर तो वो भी एक तरह से हर स्तर के लेवल के बच्चों के लिए, क्लास 1 के लिए कोई भी सवाल एक तरह उसकी चुनौती होगा। 2 में जाएगा तो 2 लेवल का भी क्वेश्चन उसके लिए क्या होगा, चुनौती ही होगा। नंबर 2 कहता है गणित के खेलों का सृजन, तो गणित का खेल ऐसा नहीं कि केवल लंबे सवालों में हो सकता है, छोटे क्वेश्चन भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप बोले कि घटाव का अगर सिखाना है तो आप उसको खेल से जुड़ के सिखा सकते हैं। फिर अंतिम बोलता है हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना। देखिए हस्तसिद्ध यानी कि इसमें आपको बच्चों को खुद से काम करवा के उसके हाथों का प्रयोग करवा करके आप सिखा सकते हैं, और वो जरूरी नहीं है कि आप लंबे सवालों में ही सिखाएंगे। तो और जो आपका ऑप्शन नंबर 4 बचा हुआ है कहता है एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना को बनाना। देखिए थोड़ा सा हम आते हैं आपका क्षेत्रमिति की ओर। अगर हमको किसी बच्चे को पढ़ाना है आयत या किसी बच्चे को पढ़ाना हमको वर्ग, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले क्या सिखाना पड़ेगा, हमको चतुर्भुज की संकल्पना को सिखाना पड़ेगा कि 4 भुजाएं होती है। फिर हम समचतुर्भुज की ओर जाएंगे कि समान भुजाएं वाली 4 जो भुजाएं हैं उसको हम समचतुर्भुज कह सकते हैं। फिर हम उस समचतुर्भुज को वर्ग से जोड़ करके आयत से जोड़ करके उसको समझा सकते हैं और बता सकते हैं। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है कि एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, यानी एक कॉन्सेप्ट को सिखाते हुए दूसरी कॉन्सेप्ट की ओर जोड़ देना, ये लंबी जो आकृति है गणित की इसकी ये सबसे बड़ी खासियत है। तो आप इस प्रकार से देख रहे हैं कि आज का जो 10वां क्वेश्चन था बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया गया था। आप सारे क्वेश्चन को हल कर लिए होंगे। अब आप कमेंट कर सकते हैं कि आपका उत्तर कितना आ रहा है। दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लगा दोस्तों कमेंट और लाइक जरूर करें, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।